हेलो एवरीवन, वेलकम डीबी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं बेटा। हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी के लिए या फिर नीट के कोर्स के लिए। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी को। हम लोग इसको इंग्लिश मीडियम में भी कवर करेंगे, हम लोग इसको हिंदी मीडियम में भी कवर करेंगे। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग होंगी, यानी इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स अलग होंगे, हिंदी मीडियम के लेक्चर्स अलग होंगे। तो दोनों के लेक्चर को हम पैरेलली लेके चलेंगे एक साथ साथ। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है प्यारे बच्चों, ये होने वाला है हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, इसमें एक छोटी छोटी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से, भी बहुत टाइम हमारे पास, बहुत आराम से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाइए, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन को अगर आप एकदम सिंपल वर्ड्स में देखो, किस में देख रहे हो बेटा? एकदम सिंपल वर्ड्स में, तो इसका मतलब होता है बेटा टू प्रोड्यूस, यानी क्या करना? कुछ प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, री मतलब अगेन, टू प्रोड्यूस अगेन। इसका सिंपल वर्ड में मीनिंग क्या है बेटा? टू प्रोड्यूस अगेन। अच्छा, क्या प्रोड्यूस करना? देखो, ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा? रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म अपने ही समान एक नई संतान प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ही समान एक नई संतान को पैदा करने की प्रक्रिया क्या है? रिप्रोडक्शन है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ही समान एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की प्रोसेस को ही आप क्या कह रहे हो? रिप्रोडक्शन कह रहे हो। अगर रिप्रोडक्शन को आप देखो तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड। रिप्रोडक्शन अगर वर्ड को देखो ना, तो दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। वो कौन कौन से दो वर्ड हैं? देखो, इसमें एक दिख रहा होगा आपको, री दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है प्रोडक्शन। ठीक है, एक दिख रहा है बेटा इसमें री, और एक दिख रहा है इसमें प्रोडक्शन। ठीक है, री का मतलब होता है बेटा अगेन, प्रोडक्शन का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने ही समान एक नया ऑर्गेनिज्म, यानी दोबारा से एक अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर इसकी क्लासिकल डेफिनेशन देखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज द प्रोसेस by which any organism produce new organism like itself। यानी अपने ही समान एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने की प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा? रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक इटसेल्फ, यानी लाइक इट्स ओन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो लाइक इट्स ओन और इटसेल्फ। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन है ना बेटा, ये भी होता है दो टाइप का। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से दो टाइप का होता है? एक होता है बेटा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस बात की ज़रूरत नहीं होती है कि मेल भी होना चाहिए और फीमेल ऑर्गेनिज्म भी होना चाहिए। मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नीडेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल
organisms are not required in such reproduction। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की नीड नहीं होती। लेकिन इस वाले में अपोजिट सेक्स के क्या चाहिए आपको, अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म चाहिए सेम स्पीसीज के। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज is required for sexual reproduction। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सेल डिवीजन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें नो मेल एंड फीमेल गैमेट और फॉर्म, नो मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड, मतलब कोई मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनते। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो सेल डिवीज़न होगा वो कौन सा होता है, इसमें जो सेल डिवीज़न होता है बेटा वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। इसमें जो सेल डिवीज़न होता है ना बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है मियोसिस। ठीक है, अब आइए समझते हैं माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है और ये गैमेट क्या है। ठीक है, मान लो ये एक सेल है, ये क्या है बेटा, ये एक सेल है। इस सेल को क्या करना है, डिवीज़न करना है। इस सेल को क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो कोई भी सेल होती है जब उसको डिवीज़न करना होता है ना तो वो एंट्री करती है बेटा इंटरफेज में। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इंटरफेज में। इसमें आती है आपकी G1 फेज़, फिर आती है आपकी S फेज़, फिर आती है आपकी G2 फेज़। इंटरफेज के बाद वो एंट्री करती है बेटा M फेज़ में। ठीक है, अब M फेज़ में जाने के बाद वो माइटोसिस भी कर सकती है। ठीक, और क्या कर सकती है बेटा, और वो मियोसिस भी कर सकती है, और वो क्या कर सकती है, मियोसिस भी कर सकती है। अब माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, आइए देखते हैं। सपोज करिए इस सेल ने एम फेज में एंट्री करने के बाद माइटोसिस करना है, तो मान लो इस सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं बेटा, 46 हैं। हमारे भी क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, अब अगर इसको माइटोसिस करना है तो इसमें जब माइटोसिस होगी तो माइटोसिस होने से पहले देखो, जब टोटल डिवीज़न होने से पहले इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो है ना वो 46 ही रहते हैं, लेकिन इसमें डीएनए का कंटेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। और माइटोसिस होने के बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे कुछ ऐसी 2 सेल्स। मियोसिस के बाद यहाँ पर 2 सेल्स दिखती हैं, इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, 46। अब देखो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं है, ये आपकी हो गई पेरेंट सेल। ठीक, और ये जो बनी है दोनों, ये आपकी हैं डॉटर सेल्स। ठीक, तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, सेम है। जब पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर सेम होते हैं ना, और ऐसा डिवीज़न क्या कहलाता है, फिर माइटोसिस कहलाता है। यानी माइटोसिस में पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम के नंबर सेम होते हैं, और पेरेंट सेल अगर एक है तो इससे माइटोसिस के बाद कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है बेटा, इक्वल क्रोमोसोम नंबर वाली नई सेल्स, डॉटर सेल्स बनती हैं, जिनके नंबर कितने होते हैं बेटा, जिनके नंबर 2 होते हैं। यानी एक सेल से 2 सेल बनेगी कब, माइटोसिस में। माइटोसिस मान लो अगर कोई एक सेल है, इसमें 10 क्रोमोसोम है, अगर इसमें बेटा माइटोसिस होगी, इसमें क्या हो रही है, माइटोसिस, तो बताओ कितनी सेल्स बनेंगी, आंसर है बेटा 2 सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेंगी, 2 सेल्स। क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 10 एंड 10 होंगे। माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर यहीं पर बेटा क्या हुआ है, यहीं पर क्या हुआ है, यहाँ पर मियोसिस हुई है, यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस हुई है। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होगा, देखो मान लो मेरे पास एक सेल है, क्रोमोसोम के नंबर उसमें 46 हैं।
अब जब इसमें मियोसिस होगी तो मियोसिस होती है बेटा 2 स्टेप में। पहली होती है मियोसिस 1, ठीक है। पहले क्या हुई बेटा, पहले हुई मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम के नंबर 46 थे ना, ये क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी यहाँ पर सेल जो बनेगी ना उसमें क्रोमोसोम के नंबर 23 हैं, इसमें भी कितने हैं 23, यानी क्रोमोसोम के नंबर कितने हो गए हाफ। तो यानी ये क्या है बेटा, ये आपका रिडक्शनल डिवीज़न है। रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब है इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान सुनिएगा, उसके बाद जब मियोसिस सेकेंड होगी ना, तो मियोसिस सेकेंड इस वाले में भी होगी, मियोसिस सेकेंड इसके अंदर भी होगी और मियोसिस सेकेंड बेटा इसके अंदर भी होगी, ठीक है। मियोसिस सेकेंड होने के बाद कितने क्रोमोसोम बनेंगे, कितने सेल्स बनेंगी, तो सर इससे 2 बनेंगी और इससे 2 बनेंगी, ठीक है। इससे भी कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम के नंबर क्या फिर से हाफ हो जाएंगे, नहीं, अब क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, ठीक है। देखो 23 की 2 सेल्स बन गई इस वाले से। तो यानी मियोसिस सेकेंड जो हो रही है ना, वो बताओ उसमें नंबर कम हो रहा है कि बराबर है, नंबर बराबर है, तो ऐसा डिवीज़न क्या है बेटा, इक्वेशनल डिवीज़न है। ये कैसा डिवीज़न है, इक्वेशनल डिवीज़न है। ये हो गया आपका इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है। ये कैसा डिवीज़न है बेटा, इक्वेशनल डिवीज़न है। अच्छा, अब जब क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पर पूरे थे तो इस सेल को कहा था मैंने 2n, क्रोमोसोम के पूरे नंबर थे तो इसको मैंने कह दिया 2n। यहाँ पर भी क्रोमोसोम के पूरे नंबर हैं तो इसको हम कहते हैं 2n। यहाँ पर भी क्रोमोसोम के पूरे नंबर हैं तो इसको हम कहते हैं 2n। यहाँ पर भी क्रोमोसोम के पूरे नंबर हैं तो ये है 2n। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, आधे हो गए, यानी 2n का आधा हो गया। तो 2n का 2n है, 2n का आधा क्या होता है 1n। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1n, तो इसको हम कहेंगे n, ठीक है। क्रोमोसोम के डबल सेट्स हैं तो इस यानी 2n है तो इसको आप कहते हो डिप्लॉयड सेल। तो क्रोमोसोम के पूरे नंबर हैं तो ये डिप्लॉयड सेल है। 2n जहाँ जहाँ पर है वो कैसी सेल है बेटा, वो आपकी डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है। और जहाँ पर नंबर n हो गए वो कैसी सेल हो जाती है बेटा, वो हो जाती है आपकी हैप्लॉयड सेल। यानी ये सेल कैसी है आपकी, हैप्लॉयड सेल है। यानी ये n वाली सेल कैसी है आपकी, n वाली सेल आपकी हैप्लॉयड सेल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डॉटर सेल्स कितनी बन रही है, जो भी सेल्स बन रही है ना इनको हम कहते हैं बेटा, ये क्या है, हमारी डॉटर सेल्स है। जो भी डॉटर सेल्स बन रही है ना वो कैसी हैं, वो n है, यानी n है तो क्या है, हैप्लॉयड है। क्या है बेटा, वो हैप्लॉयड, यानी क्रोमोसोम के नंबर उसमें कितने हैं बेटा, उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए हैं। अच्छा, माइटोसिस जब होती है तो कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। मियोसिस जब होती है ना तब इसमें कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। इसकी जो डॉटर सेल्स होती हैं ना वो सिमिलर होती हैं किसके, पेरेंट सेल के। इसकी डॉटर सेल पेरेंट सेल के सिमिलर नहीं होती, उससे हाफ क्रोमोसोम नंबर वाली होती हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मियोसिस नेसेसरी है, ठीक है। तो मियोसिस इज नेसेसरी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है। अब सवाल ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का होना क्यों जरूरी है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट करना है बेटा तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर यहीं पर साइड में लिखते हैं कि मियोसिस क्यों जरूरी है। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपने फ्लावरिंग प्लांट पर, कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, देन आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलो बेटा, अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलो यहीं पर थोड़े में समझ लेते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा रफ करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हाँ देखो, मान लो ये ह्यूमन का मेल है, ये ह्यूमन की क्या है बेटा, फीमेल है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका मेल है, ये आपकी क्या है, फीमेल है। क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 46 होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। अब ह्यूमन में क्या बनता है बेटा, ह्यूमन में बनता है स्पर्म। ह्यूमन में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और फीमेल में क्या बनता है बेटा, ह्यूमन के मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, फीमेल में बनता है ओवम।
अगर इस स्पर्म में क्रोमोसोम के नंबर 46 हुए, सपोज करो 46 है, यहाँ पर जो ओवम है इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 46 है। क्योंकि कैसे बन रही है ये बन रही है माइटोसिस से, स्पर्म बन रहा है माइटोसिस से, ये भी बन रहा है किससे, माइटोसिस से। ओवम भी माइटोसिस से बना और स्पर्म भी माइटोसिस से बना। ऐसा होता नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो अब ये स्पर्म जब इस ओवम से फ्यूज़ करेगा और यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा ना, यहाँ पर जो ये जाइगोट बन रहा है, इस जाइगोट में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 46 ये और 46 ये, यानी 92। अब 92 क्रोमोसोम वाला ह्यूमन फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें क्या होती जाएगी, फिर इसमें तो माइटोसिस होती जाती है। और माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। अब इस ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 92 होंगे। तो क्या 92 क्रोमोसोम नंबर वाला ह्यूमन पॉसिबल है, नहीं है। तो इसलिए माइटोसिस नहीं होती। क्यों, क्योंकि हर स्पीसीज़ में क्रोमोसोम के नंबर फिक्स हैं। तो स्पीसीज़ में क्रोमोसोम के नंबर को फिक्स बनाए रखने के लिए उसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। अब देखो मियोसिस होती है तो क्या होता है, देखो ये मेल हो गया और ये क्या हो गया बेटा, फीमेल हो गया। ये आपका मेल है और ये क्या है, फीमेल है। इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 46 हैं। इसमें भी कितने हैं बेटा, 46 हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर होता है गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का मतलब होता है युग्मक। मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर क्या होती है बेटा, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो कितने सेल्स बनती हैं बेटा, यहाँ पर बनेंगी 4 सेल। कितने क्रोमोसोम की होती हैं, 23 23 23 एंड 23। आपने देखा है कि मियोसिस होगी तो 23 23 की बनती हैं। ये आगे जाके क्या बनाएंगी बेटा, ये आगे जाके स्पर्म बनाती हैं, ठीक है। तो स्पर्म में, ये स्पर्म सेल है, सपोज करो ये स्पर्म सेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 23, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी मियोसिस होगी, ठीक है। यहाँ पर भी कितनी सेल्स बनेंगी, ऐसे 4 सेल्स बनती हैं। यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23। वो अलग बात है कि इनमें से 3 जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, और एक ही रह जाती है बेटा ऐसे। इसमें मान लो ये फंक्शनल नहीं है, ये फंक्शनल है। ये क्या बनाती है ऐसे, ये बना देती है ओवम, ठीक है। क्या बनता है ये बन जाता है ओवम। अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, ये ओवम है, इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर कितने, 23। अब ये स्पर्म जब इस ओवम से फ्यूज़ करेगा तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा जाइगोट। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जाइगोट। जाइगोट में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 46। और इस जाइगोट से जो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल, उसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 46। यानी किसी स्पीसीज़ में ये जो क्रोमोसोम के नंबर है ना, ये ऐसे फिक्स रहें, इस बात के लिए क्या जरूरी है, मियोसिस जरूरी है। अब देखो यहाँ पर मेल एंड फीमेल की नीड हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। अब अच्छा, ये जो स्पर्म है बेटा ना, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो गैमीट। गैमीट हमेशा कैसे होते हैं बेटा, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड हैं। कैसे हैं, हैप्लॉइड। इसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हैं। ये मेल के अंदर बन रहा है इसलिए मेल गैमीट है, ये फीमेल के अंदर बन रहा है इस वजह से क्या है, ये फीमेल गैमीट है। गैमीट वो होते हैं जो जाके आगे फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जिससे क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसीलिए हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होती है, मियोसिस होती है। तो आई होप आपको ये माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा बेटा और क्लास अच्छी भी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग अब देखने की प्रयास करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रफ करते हैं और देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। चलो, देखिए सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट्स पर, कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन ये है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये क्या हैं। व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे कि मेरे पास क्या है, हमने पढ़ा है क्लास 11 में एक किंगडम जिसका नाम है प्लांट किंगडम। क्या पढ़ा है बेटा हमने, प्लांट किंगडम। हमने देखा है किसको, हमने देखा है प्लांट किंगडम को। हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट में। एक उसको हमने कहा है कि उसमें क्या होते हैं, एल्गी होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं,
ठीक। सबसे लोअर कैटेगरी के प्लांट एल्गी हो गए, थोड़ा और डेवलप हुए तो ब्रायोफाइटा बन गए, थोड़ा और इवॉल्व हुए तो टेरिडोफाइटा बनते हैं। ठीक, थोड़ा और इवॉल्व हुए तो क्या बनते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म बनते हैं। थोड़ा और इवॉल्व हुए तो बनते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब ये एंजियोस्पर्म कैटेगरी के जो प्लांट हैं, इसके जो प्लांट है ना बेटा, देखो इसका जो मेन प्लांट होगा, यानी जो एल्गी होता है उसकी सेल्स कैसे होती है, मेन प्लांट की सेल कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। इसका भी जो मेन प्लांट होगा उसकी जो सेल्स है ना वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, यानी क्रोमोसोम के नंबर उसमें क्या होंगे, हाफ होंगे। ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इसका जो मेन प्लांट है, इन तीनों का जो मेन प्लांट है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, यानी उसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, ये ऐसे प्लांट है जिनमें कभी ना कभी क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। तो ये क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनमें कभी ना कभी क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, और इन्हीं एंजियोस्पर्म कैटेगरी के प्लांट्स को क्या कहा जाता है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट। तो ये क्या है बेटा, प्लांट्स की हायर कैटेगरी है, हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म को ही क्या कहा जाता है बेटा, एंजियोस्पर्म कैटेगरी को ही क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म्स यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी ये जो हमारे एंजियोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म क्या है बेटा, ये हमारे फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंजियोस्पर्म प्लांट में हमने क्या क्या सीखा है, बेटा एंजियोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, हमने बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी सीख रखी है, बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट हमने कहाँ पढ़ रखा है, बेटा क्लास 11th में। एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा ज़रा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इस शहर में ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत दिक्कत है, आती जाती रहती है, तो थोड़ा सा बेटा मैनेज करना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट को हमने कहाँ पढ़ा है, क्लास 11th में। उसके बाद हमने एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट भी कहाँ पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट में की एनाटॉमी कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ रखी हैं हमने, ये पढ़ रखी हैं बेटा क्लास 11th में। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। ठीक है, एक चीज़ और जानना जरूरी है बेटा कि कोई भी हमारे पास प्लांट है, क्या है, प्लांट है, चाहे वो एल्गी का हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, या फिर आपका एंजियोस्पर्म हो, इसकी ना क्या होती है बेटा, एक लाइफ साइकिल होती है। इसमें क्या चलती है, एक लाइफ साइकिल चलती है। यानी कोई भी एक प्लांट होगा बेटा, उसकी एक लाइफ होगी ना, कभी तो उसका फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फिर कभी जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी भी क्या होती है, एक लाइफ होती है। तो कोई भी प्लांट है ना, उसकी लाइफ में ना 2 स्टेजेस आती हैं। कितनी स्टेजेस आती हैं बेटा, 2 स्टेजेस। एक स्टेज कहलाती है स्पोरोफाइट स्टेज। क्या कहलाती है भैया, स्पोरोफिटिक स्टेज कहलाती है। दूसरी कहलाती है बेटा गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, एक होती है स्पोरोफाइट स्टेज और एक होती है गैमेटोफाइट स्टेज। कोई भी प्लांट होगा उसके जीवन में ये 2 स्टेज आती ही आती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे हम जो कहना चाह रहे हैं। इन दोनों स्टेज में कोई स्टेज ऐसी होगी जो लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, कोई स्टेज ऐसी होगी जो लंबे टाइम तक रहती है।
जैसे मान लो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, उसमें ये वाली स्टेज जो होती है ना वो लंबे टाइम तक होती है और ये वाली स्टेज जो होती है ना थोड़ा कम टाइम के लिए होती है। एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ में ये वाली स्टेज लंबे टाइम तक के लिए होती है, ये वाली कम टाइम के लिए होती है। लेकिन एल्गी में अगर आप देखो तो एल्गी में स्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है, बहुत छोटे समय के लिए होती है, लेकिन गैमेटोफाइट स्टेज बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि मान लो, चलो देखो इधर, मान लो एक ब्रायोफाइटा है, ठीक है, या फिर एल्गी है। एल्गी की अगर एक सेल निकालो ऐसे, उसकी सेल को जाके देखोगे ना तो उसकी सेल कैसी मिलेगी, उसकी सेल आपको हैप्लॉइड मिलेगी। ठीक है, तो जिसकी सेल हैप्लॉइड है ना तो इसका मतलब उसमें कौन सी स्टेज है, गैमेटोफिटिक स्टेज है। अगर सेल डिप्लॉयड है, अगर इस प्लांट को मैंने लिया, मान लो एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसकी एक सेल को निकाला, सेल को देखा मैंने, सेल कैसी है, सेल अगर डिप्लॉयड है तो इसका मतलब वो क्या है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है, फिर टेरिडोफाइटा का प्लांट है। ठीक है, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसका मतलब वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे बेटा कि कोई प्लांट होगा, चाहे इन सब ग्रुप में से कोई भी, एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा जरा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो क्या ही किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो कोई भी प्लांट है, उसमें क्या होगी, एक स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी और क्या आएगी, गैमेटोफिटिक स्टेज। ये दोनों स्टेज आनी ही आनी है। अब चलते हैं हम लोग एल्गी में। एल्गी का ध्यान दो बेटा, एल्गी का ध्यान दो। एल्गी के अंदर भी ये दोनों स्टेज आएगी, कभी ना कभी उसमें स्पोरोफिटिक स्टेज होगी, कभी ना कभी गैमेटोफिटिक स्टेज होगी, क्योंकि ये हर प्लांट में होता है। तो इसमें जो मेन स्टेज होती है ना बेटा, इसमें जो मेन स्टेज होती है यानी लंबे टाइम तक या तो ये रहेगी या तो ये रहेगी। इसमें लंबे टाइम तक रहती है कौन सी स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज। इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है ना वो लॉन्ग पीरियड तक होती है। और इसमें जो स्पोरोफिटिक स्टेज है, स्पोरोफिटिक स्टेज जो है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, अगर स्पोरोफिटिक स्टेज है तो सेल किस अवस्था में होती हैं, सेल होती हैं 2n स्टेज में, यानी सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, अगर गैमेटोफिटिक है तो सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं, यानी n स्टेज में होती हैं। ठीक है, अब इसका मेन प्लांट तो कैसा है, हैप्लॉयड है, तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज लंबे टाइम तक है, स्पोरोफिटिक स्टेज क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक है। तो ये प्लांट क्या कहलाएगा, ये गैमेटोफिटिक स्टेज का प्लांट कहलाएगा। ये भी कैसा कहलाएगा बेटा, ब्रायोफाइट का भी मेन प्लांट सेल कैसा है, हैप्लॉयड है। इसका मतलब इसमें भी गैमेटोफिटिक स्टेज लॉन्ग है, स्पोरोफिटिक स्टेज क्या है, शॉर्ट है। लेकिन अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो आपका ने देख लिया गैमेटोफिटिक स्टेज लंबी है, स्पोरोफिटिक स्टेज छोटी है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनका जो मेन प्लांट है, इनका जो मेन प्लांट है वो कैसा है, इनका मेल प्लांट जो है ना वो गैमेटोफिटिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मेन प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है। यानी इसमें ज़्यादातर कौन सी स्टेज रहने वाली है, 2n, और 2n वाली स्टेज को आप क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज। तो इसमें क्या है, स्पोरोफिटिक स्टेज लॉन्ग टाइम तक रहती है, स्पोरोफिटिक स्टेज लॉन्ग टाइम तक रहती है। मेन प्लांट कैसा होगा, मेन प्लांट कैसा होगा, मेन प्लांट जो होगा वो आपका स्पोरोफिटिक स्टेज में होगा। और क्या है बेटा, इसमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज जो है ना वो कैसी होती है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, यानी कि इसमें जो हैप्लॉयड वाला स्टेज है ना वो कम समय के लिए होता है, डिप्लॉयड वाला स्टेज ज़्यादा टाइम के लिए होता है। किसी एंजियोस्पर्म प्लांट में, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में जाओगे, अभी आप एक सेल उसकी निकाल के लाओगे ना, अगर उसकी एक सेल कहीं से भी निकालो, जड़ तने पत्ती से कहीं से निकालोगे ना, तो वो सेल कैसी मिलेगी बेटा, वो डिप्लॉयड मिलेगी। इसका मतलब प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है। यानी एंजियोस्पर्म का प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफिटिक होता है। जैसे अब देखो, एल्गी में ज़्यादा लंबे टाइम तक गैमेटोफिटिक स्टेज है, तो प्लांट एल्गी कैसा है, एल्गी गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइटा में मेन स्टेज कौन सी है, आपकी गैमेटोफिटिक है, प्लांट कैसा कहलाएगा, गैमेटोफिटिक। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में मेन स्टेज कौन सी है, स्पोरोफिटिक है, तो प्लांट कैसे कहलाएंगे, स्पोरोफिटिक कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, हम लोग ये समझते हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट क्या है स्पोरोफाइट का एंड गैमेटोफाइट का, ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या है, स्पोरोफिटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। आइए एक समझते हैं, एक लाइफ साइकिल छोटी से बनाते हैं जिसमें पूरे चैप्टर की समरी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग इसको रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। चलो चलिए बेटा, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट।
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और बेटा उम्मीद करते हैं कि जैसे मैं बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख रहा हूँ ना, कोशिश करिए आप कि आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाते जाओगे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, और जहाँ कहीं भी थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, चीज़ें समझ आएंगी बेटा। ठीक है, अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं एक एंजियोस्पर्म प्लांट को, क्योंकि हम स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट ही है। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं एक बढ़िया सा एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, एक अच्छा सा एंजियोस्पर्म प्लांट बनाते हैं हम लोग। ये हरा भरा क्या हो गया, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है आपका। क्या है बेटा, ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, इस एंजियोस्पर्म प्लांट के थ्रू आइए समझने की कोशिश करते हैं स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म प्लांट है बेटा, तो इसमें फ्लावर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट ही क्या होते हैं, हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो ये क्या है, इसमें मान लिया हमने एक फ्लावर है। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, ये फ्लावर मान लीजिए, ये क्या है आपका, एक फ्लावर है, ये है फ्लावर। ठीक है, इस फ्लावर को हमने कह दिया, ये फ्लावर कैसा है, ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वो आपके फ्लावर में होता है, यानी फ्लावर जो है इस एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब इस फ्लावर को हम कह रहे हैं बाइसेक्सुअल, इसका मतलब इसमें मेल भी है एंड फीमेल, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना इस फ्लावर का, ये इसका फीमेल पार्ट है। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसे ब्लैक कलर का, ये इसका मेल पार्ट है। ठीक है, फीमेल पार्ट इसके अंदर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये ब्लू वाला क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये वाला क्या है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यहाँ पर देखो एक छोटी सी ऐसे फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है ये। ठीक है, अच्छा चलो ऐसा समझ लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट को क्या कहा जाता है, यूनिट को कहा जाता है पिस्टिल। चलो इस यूनिट को, यहाँ पर ये जो बनी हुई है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टैमेन। बहुत सारी पिस्टिल को मिला दोगे गाइनोसियम बन जाएगा, बहुत सारे स्टेमन को मिला दोगे आप एंड्रोसियम बन जाएगा। पिस्टिल के अंदर बेटा यहाँ पर एक फूला हुआ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, इसको हम एंथर कह रहे हैं। इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं। ठीक है, इस ओवरी के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल, ऐसे होती है। ठीक है, चलो एंथर के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, और इसी ओव्यूल को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसी ओव्यूल को हम एक और नाम से जान रहे हैं, इसको हम लोग कह देते हैं, ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक अभी आप देखो मैंने क्या कहा था कि जो एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है ना, वो कैसा प्लांट होता है, प्लांट इज मेन प्लांट कैसा होता है इसका मेन प्लांट जो होता है ना, वो स्पोरोफाइट होता है।
मेन प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट होने का मतलब है 2n, इसके सारे पार्ट्स कैसे होंगे, 2n होंगे। तो इस फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर के अंदर जो सेल्स होंगी वो सब कैसे होंगी, 2n होंगी। अच्छा, फ्लावर का ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो भी कैसा होगा, 2n वाला होगा, ये भी कैसा है, 2n है। 2n का मतलब डिप्लॉयड है। पिस्टिल भी कैसी है, अभी ये भी 2n है। स्टेमन भी कैसा है, 2n है, यानी डिप्लॉयड है। ओवरी की सेल्स कैसी हैं, अभी दिख रही हैं, ये भी आपको 2n दिख रही हैं। एंथर भी आपका 2n है। यानी कहीं पर देखो, मेरी बात समझो, मेरे पास एक 46 क्रोमोसोम की सेल है, क्या कहोगे आप, n है कि 2n है, सर 2n है। जब तक बेटा इसमें मियोसिस नहीं होगी, जब तक मियोसिस नहीं होगी तब तक 23 वाली सेल बनेंगी, नहीं बनेंगी ना। अब इसमें क्या होगी, मियोसिस 1 हो गई, 23 की हो गई, मियोसिस 2 हो जाएगी तो क्या होगी, ये 23 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये भी दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी। तो यानी अगर 2n से मुझे कहाँ जाना है, ये 23 वाली क्या कहलाती हैं, n कहलाती हैं कि नहीं कहलाती हैं, कहलाती हैं। अगर मुझे 2n से कहाँ जाना है, n में जाना है, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मियोसिस। तो यहाँ पर कहीं पर अभी मियोसिस होता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस अभी कैसी हैं, अभी कैसी हैं बेटा, 2n है। ठीक है, मेरी बात एक बार फिर से समझ लो कि मान लो मेरे पास एक सेल है जो डिप्लॉयड स्टेज में है। सपोज करो, यहाँ पर लेता हूँ, मेरे पास एक सेल है जो डिप्लॉयड स्टेज में है, यानी 46 है, 2n। अब इसमें क्या कराता हूँ बेटा, मैं इसमें कराता हूँ मियोसिस 1। जब तक मियोसिस 1 नहीं होगी तब तक इसमें सेल के नंबर आधे आधे नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब भाई मियोसिस 2 हो रही है तो क्या बन रहे हैं, 23 के 2 सेल और बन जा रहे हैं। तो इस 23 के सेल को आप क्या कहते हो, n कहते हो, इसको भी आप n कहते हो। इस वाले से भी ऐसे सेम 2 बन जाएंगे, 2 इससे बने हैं, इस वाले से 2 इससे बन जाएंगे। जगह नहीं है तो नहीं बना रहे हैं, छोड़ो उसको। तो ये जो n है बेटा ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैमीट। अगर ये मेल के अंदर हुआ है तो मेल गैमीट है, अगर ये फीमेल के अंदर हुआ है तो फीमेल गैमीट है। तो ये जो n है बेटा, ये n कैसी स्टेज है, ये n हैप्लॉयड स्टेज है। तो यानी मुझे अगर 2n से, ये सेल कैसी थी, 2n से मुझे कहाँ आना है, 2n से मुझे n तक आना है, तो मुझे क्या करानी पड़ेगी, मुझे मियोसिस करानी पड़ेगी। तो क्या अभी तक मियोसिस हुई है, कहीं पर नहीं हुई है। तो इसका मतलब अभी सारी स्टेज कैसी है, अभी सारी स्टेज जो है वो 2n है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होती है इसमें, इसमें होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। वैसे ही इस मेगा स्पोरेंजिया यानी ओव्यूल के अंदर क्या होती है, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या होती है बेटा, इसमें होती है मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगा स्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसी होगी, 2n होगी, क्योंकि अभी भी नहीं हुई है क्या, अभी भी नहीं हुई है मियोसिस। ये भी कैसी होगी बेटा, ये भी होगी 2n। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। इस मेगा स्पोर मदर सेल में, इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो जाती है, इसमें हो जाती है बेटा मियोसिस। अच्छा सर, ठीक है, मियोसिस हो जाती है। तो जब मियोसिस हो जाएगी किसी सेल में, किसी 2n सेल में मियोसिस होती है, तो देखो 23 की इससे बन गई, 23 और 23 के इससे भी तो बनेंगी। तो टोटल कितनी सेल्स बनती हैं बेटा, टोटल एक सेल से बनती हैं 4, 1 2 और ये वाली 3 और ये वाली 4। तो एक 2n सेल से 4 सेल बनती हैं। तो इसमें जब मियोसिस होगी ना, तो यहाँ पर कितनी सेल बनेंगी, यहाँ पर बनेंगी 4 सेल। कितनी, 4 सेल बनती हैं। अच्छा, इन 4 सेल में नाम क्या रखेंगे बेटा, इनको हम कहेंगे मेगा स्पोर। ये क्या है बेटा, दे आर कॉल्ड मेगा स्पोर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, ये क्या है बेटा, ये है मेगा स्पोर। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा, सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी क्या होगी, यहाँ पर भी क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी। यहाँ पर भी क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। यहाँ पर भी कितनी सेल्स बनेंगे बेटा, ऐसे यहाँ पर भी बनेंगे सर 4 सेल्स। इनको हमने मेगा स्पोर कहा था, इनको हम क्या कहेंगे बेटा, इनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर। क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर। अब आपसे कोई पूछे कि माइक्रोस्पोर कैसा है, मियोसिस हो गई ना भाई 2n में, तो ये माइक्रोस्पोर कैसा होगा, ये सारी सेल्स कैसी होंगी, n होंगी। वैसे ही बेटा ये जो मेगा स्पोर बना हुआ है, इधर लिख देते हैं, हो सकता है ना दिख रहा हो। यहाँ पर क्या है, ये है मेगा स्पोर। मेगा स्पोर भी कैसा होगा, n होगा।
अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसमें से 3 जो है ना वो फंक्शनल 3 जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये वाला जो बचा है ये क्या होता है, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है। क्या है ये, फंक्शनल मेगास्पोर है। 3 खत्म हो गए, 1 बचा हुआ है। यहाँ पर ये चारों बचे रहते हैं। अब इनमें क्या होगी बेटा, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में होती है माइटोसिस। अब ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास एक सेल है, सपोज करो यन, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर उसमें 23 है, चलो ठीक, और मैंने कह दिया ये हमारी हेप्लॉइड सेल है। अब इसमें मुझे माइटोसिस करानी है। माइटोसिस का कॉन्सेप्ट याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के सेम नंबर वाले क्या बनते हैं, डॉटर सेल्स। तो अगर 23 के पेरेंट सेल है तो ये जो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं ये भी कैसे होंगी बेटा, ये भी आपकी 23 वाली ही होंगी। यानी यन में अगर माइटोसिस हो रही है तो आने वाली जो सेल्स बनेंगी ना वो भी कैसे होंगी, यन। माइटोसिस में क्या होगा, जैसे पेरेंट सेल होती है सेम वैसे ही उसकी डॉटर सेल बन जाती है। अगर पेरेंट सेल ही यन है तो डॉटर सेल भी कैसी होगी, यन ही होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अब देखो यहाँ पर जो पेरेंट सेल का काम कर रही है वो आपकी ये सेल कर रही है, फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें क्या हो रही है बेटा, इसमें हो रही है माइटोसिस। इसमें माइटोसिस होती जाती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। वैसे ही सेम इसके अंदर भी क्या होती है, इसके अंदर भी माइटोसिस होती है। जैसे मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हुई तो एम्ब्रियो सैक बना, सेम वैसे माइक्रोस्पोर के अंदर भी माइटोसिस होगी, इसमें भी माइटोसिस होगी। तब क्या बनेगा, तब यहाँ पर बनता है पॉलन ग्रेन। यहाँ पर क्या बनता है बेटा, यहाँ पर बनता है पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है मेल गैमीट। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है बेटा फीमेल गैमीट। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, फीमेल गैमीट है, इसमें क्या है, मेल गैमीट है। अब आप बताओ जरा, यहाँ तक तो आपकी ये 2n स्टेज थी, यहाँ से क्या हो गई है बेटा, ये यन हो गई है। पॉलन ग्रेन कैसा होगा, यन होगा, क्योंकि यन में माइटोसिस हो रही तो यन ही बनेगा। यहाँ पर भी ये यन था, यन में माइटोसिस हो रही थी, ये भी यन बनेगा। एम्ब्रियो सैक की सेल्स भी कैसे होंगी, यन होंगी। मेल गैमीट कैसा होगा, यन होगा। ये भी कैसा होगा, यन होगा, क्योंकि यन से ही बन रहा है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब क्या होगा, ये जो मेल गैमीट है और ये जो फीमेल गैमीट है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ बेटा मैं इसको, ये जो आपका मेल गैमीट है और ये जो आपका फीमेल गैमीट है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बनेगा जाइगोट। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का। एक यन इधर से आया, एक यन इधर से आया, 2 यन आपस में मिल गए, क्या बन गया, 2n बन गया। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये क्या है आपका 2n है। अब इस जाइगोट में क्या होगी बेटा, माइटोसिस होगी। अब ध्यान से सुनो बेटा इधर, अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस जाइगोट के अंदर क्या होगी, जाइगोट के अंदर होगी माइटोसिस। ठीक है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी तो लगातार, जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, लगातार इसमें क्या होंगी, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। फिर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनता है एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ पर होता है, ये होता है सीड के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो कहाँ होता है, सीड के अंदर होता है। सीड क्या है, ये आपका जो ओव्यूल है ना, ये बाद में किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। ओव्यूल के अंदर ही क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल, जिससे क्या बनता है, आगे जाके फर्टिलाइजेशन वगैरह होकर एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, चलो छोड़ो इधर, आगे आओ। इस एम्ब्रियो से क्या होगा, इस एम्ब्रियो का होगा बेटा डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होगा तो फिर से क्या होगी, इसमें माइटोसिस ही होगी। ठीक है, एम्ब्रियो कैसा है बेटा, 2n है, 2n में माइटोसिस होगी तो 2n ही बनेगा, फिर से माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा, 2n। तो जब डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का तो फिर से क्या बनता है बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट बनता है। ठीक है, इस एम्ब्रियो का क्या हुआ है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, फिर से क्या बना, फिर से क्या बना, यहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट। ये कैसा है बेटा, 2n है, ये पूरा का पूरा प्लांट ही 2n है। अब आप देखो इसमें से मैक्सिमम स्टेज आपको क्या दिख रही है, मैक्सिमम स्टेज आपको 2n की दिख रही है, बहुत छोटी स्टेज आपको n वाली दिख रही है। n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, फिर से 2n हो गया।
अब देखो यन की स्टेज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा बेटा आप, ये इतना पार्ट जो है इधर का, ये इतना पार्ट जो है ना, ये यन वाला पार्ट है, और ये इतना पूरा पार्ट क्या है, ये 2n वाला पार्ट है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, सब 2n है। यहाँ से यहाँ तक आप देखते जाओ, ऐसा सब 2n है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका यन है। तो यन वाले स्टेज को आपने क्या कहा था, गैमेटोफाइट कहा था, और 2n वाले स्टेज को आपने क्या कहा था, स्पोरोफाइट। तो यानी स्पोर बियरिंग बॉडी को क्या कहते हो आप, स्पोर बियरिंग बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, और गैमेट बियरिंग बॉडी यानी गैमेट को धारण करने वाली संरचना क्या है आपकी, गैमेटोफाइट है। यानी गैमेट बियरिंग बॉडी को आप क्या कहते हो, गैमेट बियरिंग बॉडी को आप गैमेटोफाइट कहते हो, स्पोर बियरिंग को क्या कहते हो आप, स्पोरोफाइट। तो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हो, ये इसको ऐसे डिवाइड कर दो, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बेटा, ये पूरा स्टेज आपका स्पोरोफिटिक स्टेज है। स्पोरोफिटिक स्टेज है। ये वाला स्टेज क्या है बेटा, गैमेटोफिटिक स्टेज है। ठीक है, अब ये हो गई बेटा एक एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ साइकिल। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो आप फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के पहले भी बहुत सारी इवेंट हुई हैं। देखो फर्टिलाइजेशन के पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन के पहले घटनाएं हुई हैं ना, उनको हम नाम दे रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। इस चैप्टर में यानी जो हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट में, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, देखो बीच में कहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो फर्टिलाइजेशन के पहले हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं बेटा जो इस फर्टिलाइजेशन के पहले हो रही हैं। यहाँ से लेकर ये सारी के सारी चीज़ें क्या हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहा है ना, उसको हम नाम दे रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। क्या कहा उसको हमने, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, इसी के साथ साथ में यहाँ पर फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, इसी में यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होगा, सीड का डेवलपमेंट होगा। तो फ्रूट, सीड और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सब कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर में हम शुरू करेंगे फ्लावर से। फ्लावर से फिर शुरू करेंगे, हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, फिर फीमेल को देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे स्टेमन, पेस्टिल को, एंथर को, ओवरी को, फिर ये मेगा स्पोरेंजिया क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग करने वाले हैं किसको, इस चैप्टर को असली में हम शुरू कब करने वाले हैं, असली में शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हमारे पास होनी चाहिए। किसको लेकर, इस चैप्टर को लेकर कि इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो हम आप उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप ये बात समझ गए होंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है बेटा, क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट पढ़ना है, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद का डेवलपमेंट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप पढ़ाई करिए आप। ठीक है, बाय, टेक केयर।